नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा बताऊँगा और वर्णमाला का विभाजन बताऊँगा। स्वर और तथा व्यंजन के परिभाषा बताऊँगा और तथा उसके विभाजन भी बताऊँगा और साथ में आप लोगों को उदाहरण भी बताऊँगा। इसलिए अगर आप लोगों ने कॉपी पेन न निकाला हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो आज पढ़ाने वाला हूँ नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा और नोट्स को एक एक कॉपी पेन लेकर उसको एकदम सीरीज बना के लिख लें। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो ध्वनि हमने अपने मुंह से निकाली, उस ध्वनि को जब हमने कोई आकृति प्रदान की, वही लिखित रूप ही वर्ण कहलाती है। अब जो ध्वनि मान लो जैसे कि हम लोग का, खा, ये देखो हमने अपने जो ध्वनि निकाली है, जब हमने कोई आकृति प्रदान की, मान लो जैसे का मैंने लिख दिया, का, ये जो आकृति प्रदान की, जब वही लिखित रूप जब उसको हम लोग लिख देते हैं तो वही वर्ण कहलाती है। अब वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। मतलब समझे, ध्वनि बराबर वर्ण हुआ। अब वर्ण वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब आप लोगों को हम बताते हैं लिपि क्या होता है। लिपि जब हम किसी ध्वनि को या वर्ण को जिस आकृति का रूप दे रहे हैं या किस प्रकार की शैली में लिख रहे हैं, वही कहलाती है लिपि। जैसे आ, ई, उ, और व्यंजन भी ले लीजिए, का, खा, बा, सा। हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। और इंग्लिश भाषा की क्या होती है? रोमन लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। हम लोगों की जो वैज्ञानिक लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है। अब हम आप लोगों को बताते हैं वर्ण। वर्णों के दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और व्यंजन की संख्या होती है 11 और इसकी संख्या होती है 33। अब कुल स्वरों की संख्या अगर बात की जाए तो वो होती है 13 और कुल व्यंजनों की संख्या अगर बात की जाए तो वो होती है 39। देखो, ये आ ई उ री, ये सब क्या हो गए? स्वर हो गए। और ये का, खा, गा, घा, और ये क्या हो गया? आपका व्यंजन हो गया है। व्यंजन का वास्तविक रूप का, खा, गा, मतलब समझ रहे हैं ना? वास्तविक रूप अगर व्यंजन का दे दिया जाए, हलंत लगा रहेगा, तभी आप लोग समझ जाइएगा कि ये व्यंजन का वास्तविक रूप है। अब व्यंजन अक्षर वर्ण की अगर बात करेगा, का, खा, गा, घा, देखो इसमें हलंत लगा है, इसमें हलंत नहीं लगा है, जबकि इसमें हलंत लगा है। ये व्यंजन का वास्तविक रूप है। और व्यंजन अक्षर वर्ण की अगर बात करेगा तो ये है। ठीक है। जब हलंत नहीं लगा रहेगा तो व्यंजन अक्षर वर्ण कहलाता है। स्वर एवं व्यंजन के बीच के कड़ी को अयोग वाह कहा जाता है। स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी को अयोग वाह कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं अयोग वाह ये है क्या। देखो, अं, आहा, इसी को ही हम लोग स्वर में अयोग वाह कहते हैं। ठीक है। अयोग वाह के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आ के योग से बना वर्ण आ के योग से बना वर्ण लेकिन व्यंजन के लिए अर्थ वहन करने वाला ही अयोग व्याह कहलाता है। फिर से जानिए, अयोग वाह आ के योग से बना वर्ण लेकिन व्यंजन के लिए अर्थ वहन करने वाला ही अयोग वाह कहलाता है। दोस्तों, आप लोग पढ़ने के साथ साथ लिखते हुए भी चलें, ताकि आप लोगों को बाद में पढ़ने में आसानी लगे, ताकि सिर्फ आप लोग एक बार रिवीजन कर लें, जिससे से आप लोगों का वर्णमाला कंप्लीट हो जाए। मैं पूरा वादा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोगों ने इस नोट से सारा पढ़ लिया तो आप लोगों का एग्ज़ाम कोई भी मिस नहीं हो सकता। आप लोग चाहे जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हों, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों को महत्वपूर्ण पड़ेगा। तो आप लोगों को फिर से बताते हैं ये स्वर क्या होता है। अब स्वर की हम पूरी बारे में बताते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है और स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, और आप लोगों को साथ में मैं उदाहरण भी बताते चलूँगा। परिभाषा। स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी इस पे कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। स्वतंत्र रूप से बोलनी जाने वाली वर्णों को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 13 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर हम लोग टोटल बात करेंगे आयोग वाह को छोड़कर, तो इसकी संख्या 13 होती है, 11 होती है। और अगर आयोग वाह को हम लोग जोड़ लेते हैं तो इसकी संख्या 13 हो जाती है। सामान्यतः मूलतः स्वर की संख्या 11 तथा मूल स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक है।
अगर सामान्यतः अगर हम लोग देखा जाए स्वरों की संख्या 11 होती है तथा मूल स्वर की बात की जाए तो वो 4 होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ये जो होते हैं मूल स्वर होती है। अब स्वर की मात्रा, अब स्वर की मात्रा किसे कहते हैं, अब इसको बारे में हम लोग जानने थोड़ा प्रयास करते हैं। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजनों के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। जो हम लोग देखो मात्रा लगाते हैं, जैसे ये आ है, ठीक है, बड़ा आ है, ई है, जब इसका जो मात्रा होता है, जैसे कि ये देखो छोटी ई का मात्रा मैंने लिखा है, और जैसे कि मात्रा जब हम किसी व्यंजन के रूप में व्यंजन में प्रयोग करते हैं तो यही मात्रा होता है। मात्रा आप लोगों ने शुरू से कक्षा 1 से या 2 से भी पढ़ते चले आए हैं। जैसे कि ऊ हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ये आ का मात्रा हो गया, ई का मात्रा हो गया, इसी को ही मात्रा कहते हैं। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए, मतलब व्यंजनों को विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का वियोग करते हैं, जब व्यंजन के साथ, यानी जैसे मान लो हम ये का लिखे हैं, का के साथ स्वर का उपयोग किए हैं, देखो ना स्वर का उपयोग किए हैं, स्वर यानी मात्रा का उपयोग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक जान लिया होगा। अब हम लोग करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है, आप लोगों को हम पूरी डिटेल में बताएंगे। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जीभ के आधार पर, और चौथा ओठ के स्थिति के आधार पर और मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। पहला, अब ये उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर हम लोग देखते हैं इसमें परिभाषा क्या है और ये कहना क्या चाहता है, ये कैसे उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के आधार पर मतलब कैसे उत्पत्ति हुई स्वरों का, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर होता है और एक संधि। और संधि को हम लोग एक चीज दो नाम और जानते हैं, जिसको दीर्घ भी कहा जाता है और गुरु भी कहा जाता है। एक तरीके देखा जाए, संधि मतलब जोड़ होता है और दीर्घ मतलब बड़ा होता है और गुरु मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, अब मूल स्वर क्या होता है, अब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, जैसा कि हम लोग आपको पहले ही बताए थे, आ, उ, ई, री, ये जो होते हैं मूल स्वर होते हैं। अब संधि स्वर क्या होते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, जैसे ये मूल स्वर है, जब हम आ को और आ से मिलाते हैं तो बड़ा आ बनता है कि नहीं, वही जुड़ने से बनता है। अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, यानी हम आ और ई को जोड़ते हैं, ठीक है, या आ और ऊ को जोड़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो संधि तो संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। अब संधि स्वर के भी दो प्रकार होते हैं, जिसे कहते हैं मूल दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, आप लोग ये जान लीजिए। मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ, यानी मूल, दीर्घ मतलब बड़ा, देखो ये बड़ा है नहीं, आ, ई, उ, देखो मूल दीर्घ स्वर ये हो गए। और संयुक्त स्वर यानी जिन्हें हम जोड़कर बनाते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारा हो गया संयुक्त स्वर। देखिए अब मैं आप लोगों को इस शॉर्ट में बताता हूँ किसको किस भाग में किधर बांटा गया है और किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। आप लोगों को ऊपर बताया गया था परिभाषा में, लेकिन अब आप लोगों को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व, लघु और मूल स्वर, ये जो होते हैं तीनों एक ही नाम है, बस अलग अलग लिख दिया गया है। और इसको जो होता है दूसरा का भाग में बांटा गया है संधि स्वर, जिसका नाम है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर भी कहा जाता है। अब हमारे ह्रस्व, लघु, मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, री, और संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसे ह्रस्व स्वर कहते हैं और किसे संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। संधि में ज़्यादातर इसका उपयोग संधि में ही आपको लोग मिलेगा और समास में भी मिलेगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। लेकिन अच्छे से आसानी से एक दो बार जब आप लोग अपने नोट्स को रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। इसलिए मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और ये संयुक्त स्वर क्या है, आप लोगों को मैं पहले बता ही चुका हूँ।
और फिर से एक बात जान लीजिए, मूलध्वर के स्वर को एक सजाती स्वर भी कहते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सजाती स्वर किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको आ ई उ ये जो होते हैं सजाती स्वर होते हैं। अब संयुक्त स्वर के बारे में आप लोगों को बता ही गया है, ए ऐ ओ औ ये जो होते हैं आपको संयुक्त स्वर होते हैं। अब हम आप लोगों को दूसरा भाग बताते हैं, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है, उच्चारण काल का आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर और लघु स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे आ ई उ री। अब दूसर का होता है, हम उच्चारण काल के आधार पर दूसर का हम बांटते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर क्या कहता है? जिन स्वरों के उच्चारण से लघु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण से लघु स्वर से दुगना समय लगता है, यानी इससे दुगना समय लगता है, जैसे हमने आ बोला है, इससे दुगना समय जब लेगा आ, देखो ये दुगना समय ले रहा है कि नहीं, ई, फिर ई, देखो दुगना समय ले रहा है ना। जब दुगना समय ले तो वहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। ये उच्चारण काल के आधार पर बांटा हुआ है। अब उच्चारण काल के आधार पर बांटा हुआ प्लुप्त स्वर है। अब जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी अब इससे भी अधिक समय जो लेगा उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को, किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे राधा, मोहन, देखो हम लोग पुकार रहे कि नहीं नाम, ये हमारा हो गया प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब हम लोग भाग तीसरा पढ़ते हैं, जो स्वरों को वर्गीकरण किए थे हम लोग कई भागों में किए थे कि नहीं, तो अब उसमें से तीसरा का पार्ट होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो, अब जीभ के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अब जानने आखिर में ये जीभ क्या है, जीभ वाला मामला क्या है, अब हम लोग जीभ के समझते ही। ठीक बा, अग्र स्वर के का कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करते हैं, मतलब समझ रहे हैं, ये अगला वाला भाग, जीभ का अगला जो हम लोग सबसे आगे है उसे अग्र भाग कहते हैं, और जो बीच में है उसे मध्य भाग कहते हैं, और जो सबसे पीछे है उसे पश्च भाग कहते हैं। और जैसे अग्र स्वर का उदाहरण हम लोग जानते हैं, ई री ए ऐ। ठीक है, ये हमारे जो अग्रस्वर का उदाहरण अगर बात करेगा तो ये आप लोगों का ये है। जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेगा और आप लोगों को कई ऑप्शन दे देगा, जैसे आ दे देगा और ऊ दे देगा, ई दे देगा और उसके बाद ओ दे देगा। इसमें से पूछ लेगा आपका अग्रस्वर कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग पढ़े रहेंगे अग्रस्वर के बारे में तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये जो हमारा ई ऑप्शन होगा वो अग्रस्वर के अंतर्गत आएगा। अब मध्य स्वर के अंतर्गत भी ऐसे ही सवाल पूछ के पूछ सकता है आपसे। अब मध्य स्वर के बारे में जानकारी लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अब हमारा जिन स्वरों को, मतलब जो स्वर का हम पुकारते हैं या जिस स्वर को हम बोलते हैं, उस स्वर की जब हम बोलने में जब हमारे जीभ का मध्य भाग काम करे तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में आ है, सिर्फ आ है, ये मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ आ आते हैं और कोई नहीं आता है। अब पश्च स्वर के अंतर्गत अगर हम बात किए हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग प्रयोग होता है, यानी जीभ का सबसे अंतिम भाग, यानी ये तरीके देखा जाए गटी से हमारे गले से ऊपर वाली जीभ जो है वहाँ एकदम अंतिम से भाग से अगर बात किया जाए पश्च यानी पीछे का, तो पिछड़ा भाग प्रयोग होता है तो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ ऊ ओ औ, ये जो हो रहा है हमारा हो गया पश्च स्वर। आप लोग इस चीज़ को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ के आप लोगों को बजा दिया जाता है। जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ई री ए ऐ, ये क्या हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। अब मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आते हैं? आ आते हैं। अब पश्च स्वर के अंतर्गत क्या आते हैं? आ ऊ ओ औ। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को मैं जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ तो आप लोग रोक कर भी वीडियो आसानी से धीरे धीरे लिख लीजिए। आप लोगों के पास 2 से 4 दिन में आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा आगे भी इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक नए नोट्स के साथ पढ़ाता रहूँगा। अब हम लोग जानने प्रयास करते हैं चौथा, ओष्ठ के स्थिति के आधार पर स्वरों को कैसे विभाजित किया गया है और कितने भाग में विभाजित किया गया है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया, एक आवृत्तमुखी स्वर और उसके दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। ये आवृत्तमुखी स्वर क्या होता है और वृत्तमुखी स्वर क्या होता है, अब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, आवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी कर कहते हैं। देखो, जिसमें ओठ है, जिसे जैसे हम जिस स्वरों को उच्चारण कर रहे हैं और उसमें हमारा ओठ गोला नहीं हो रहा है, ओठ गोला नहीं हो रहा है तो हमारा आवृत्तमुखी हो गया, और जिसमें गोला हो रहा है वो वृत्तमुखी हो गया। अब आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत हमारे उदाहरण क्या है, मतलब क्या क्या कौन कौन से स्वर आते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आ, ई, री, ऐ, ये जो हमारे हो गए आवृत्तमुखी स्वर के उदाहरण हैं। अगर आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में दे दे उ, ओ, ओ, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को एक चौथा ऑप्शन दे दे ई, तो इसमें से पूछ लेगा आवृत्तमुखी स्वर कौन से हैं, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं आवृत्तमुखी स्वर जो होगा ई होगा। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, ओ, औ, ठीक है, ये वृत्तमुखी स्वर हो गए। अब स्वरों के उच्चारण स्थान आप लोगों को बताते हैं, कौन किस स्थान पर क्या आता है, कौन कंठ में आता है, कौन तालु पे आता है, और कौन ओष्ठ है, कौन सा मूर्धन्य है, और उसके उच्चारण स्थान क्या आते हैं। वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान आप लोगों को मैं तीनों बताता हूँ। देखिए, उच्चारण के स्थान पर स्वरों के उच्चारण स्थान आप लोगों को अभी मैंने बताया था ना, स्वरों का उच्चारण स्थान, वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान। ठीक है, ये आ ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ये कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से है। यानी हम लोग जो आ ई बोलते हैं ये कंठ से बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ई है इसे हम लोग तालु से बोलते हैं। यानी एक तरीके देखा जाए वर्ग तालव्य हो गया, और तालु से स्थान, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उ जो देखो देखो ओठ का उपयोग हो रहा है कि नहीं, ओठ का, यानी हम ओठ से बोलते हैं। और री जो होता है मूर्धन्य, यानी मूर्धा से बोलते हैं। और ऐ कंठ तालव्य से बोलते हैं। देखो, ऐ का वर्ग क्या होता है, कंठ तालव्य होता है, कंठ में तालु से बोलते हैं। यानी जो है कंठ में तालु के मिश्रण से हम लोग ऐ का प्रयोग करते हैं। और ओ औ जो होता है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ से हम लोग ओ औ का उच्चारण स्थान करते हैं, मतलब उच्चारण का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है और व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लिपि कितने प्रकार के होते हैं, और क्या नाम वर्ण क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, आप लोगों को मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ। अब व्यंजन के आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ाई करते हो ना तो दिल से पढ़ना। तुम सोचते हो कि यार मैं दुनिया को चूतिया बना रहा हूँ, दुनिया को चूतिया नहीं तुम बना रहे हो, तुम यार अपने आप को खुद चूतिया बना रहे हो। सोचो, आज तो खैर माँ बाप आपको पढ़ाई करने के लिए पैसा दे रहे हैं, कल अगर यही माँ बाप आप लोगों को पढ़ने के लिए पैसा न दें और आप लोगों को मजबूरी आ जाए, स्थिति खराब हो जाए, अगर आप लोग सही से पढ़े नहीं रहेंगे, आप लोगों को नौकरी भी नहीं लगेगी, तो आप लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। आप लोगों को कल शादी ब्याह हो जाएगा तो आप लोग उसके आगे बारे में क्या सोचे हैं कि आप लोग ठेला लगाएंगे। देखो यार, पढ़ाई जितनी कठिन लगती है ना, वास्तव में उतनी कठिन होती नहीं है, बस हम लोगों ने कठिन बना लिया है अपने आप से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन की परिभाषा, और व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, और व्यंजनों की संख्या क्या है, जिससे ये सब पढ़ने के बाद हमारा व्यंजन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अभ्यास लगाएंगे, जिसमें हमारे 50 से 60 70 क्वेश्चन होंगे जो वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, जो सारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन परिभाषा, स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से, यानी हम बिना स्वर के हम व्यंजन को नहीं पढ़ सकते हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। अब इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। बिना स्वर वाला, यानी जब हम लोग देखो का खा गा घा जब कल पढ़ रहे थे, उसमें देखो हलंत लगा था। अगर उसमें हलंत नहीं लगा रहेगा, जब उसको स्वर को जोड़ देंगे तभी शुद्ध रूप से व्यंजन कहलाएगा। इसका मतलब ये कहता है। फिर व्यंजनों की संख्या 39 होती है। व्यंजनों की संख्या 39 होती है, जिनमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन होती है।
परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। देखो हम लोग मतलब परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जो का से स्टार्ट होती है और हा तक होती है। अगर पूछेगा, एग्जामिनर पूछ लिया कि 33 के मतलब 33 बताओ कहाँ से कहाँ तक होता है, व्यंजनों की संख्या 33 कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप लोग बताइएगा का से हा तक व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर टोटल व्यंजनों की संख्या का अगर बात करेगी तो आप लोग बताइएगा 39 है। ठीक है। और सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। देखो अभी आप लोग बताए ना, जब हम लोग का खा गा घा जो हलंत वाला है उसमें जब आ जोड़ देते हैं तो आ जोड़ देंगे तो वो व्यंजन का रूप ले लेगा। भिन्न भिन्न स्वरों के चार साथ व्यंजन का प्रयोग होता है। भिन्न 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 स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग होता है, जैसे का की कु कु की के को कौ। ये सब आपके उदाहरण हैं। ठीक है। अब थोड़ा से इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। ये का वर्ग कंठ के अंतर्गत आता है, अच्छा वर्ग तालु के अंतर्गत आता है, अट्टा वर्ग मूर्धा के अंतर्गत आता है, अत्ता वर्ग दंत के अंतर्गत आता है, अप्पा वर्ग ओठ के अंतर्गत आता है। इसमें कभी कदार एग्जाम इस तरह पूछ लेता है एग्जामिनर कि का वर्ग किस कंठ के अंतर मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताइएगा कि ये कंठ के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टाक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि मूर्धा के अंतर्गत आता है। और देख लीजिए, ये प्रथम वर्ण होता है, और ये द्वितीय वर्ण होता है, ये तृतीय वर्ण होता है, और ये चतुर्थ वर्ण होता है, और ये पंचम वर्ण होता है। जो हमारा ये इसको आप लोग ध्यान से भूलिएगा मत, लिख जरूर लीजिएगा। और इसको हम लोग जो है अनु अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजनों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। अब इसका जो है हम लोग परिभाषा जानेंगे, और इसके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं इसके बारे में बताते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख से किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है हमारा मुख के यानी मुंह के किसी भी भाग को छू कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं का वर्ग है, अब का वर्ग में आप देखिए, आप का खा बोलिए, देखिए आप जब बोलेंगे ना तो ये जीभ जो है किसी न किसी भाग को छू कर निकलेगी। अगर जिसमें जो जो अक्षर छू कर निकलेगी हम लोग उसको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रहते हैं। आप देख लीजिए, चा वर्ग भी हमारा क्या नाम है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अट्टा वर्ण भी जो है हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। ता वर्ण भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अप्पा वर्ण भी हमारा जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। आप लोगों को जब आप लोग बोलिए खुद आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि स्पर्श हो रहा है कि नहीं। जब स्पर्श हो रहा है यानी वो समझ जाइए कि स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या है, और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अब इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। आइए एग्जाम में पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन का एक नाम और क्या है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है। अब जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। या, रा, ला, वा, ये जो हमारे हो गए ये अंतस्थ व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, ये जो व्यंजन हमारे हैं ये इनका उच्चारण जब हम करेंगे ना तो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनका वर्ग कहाँ है, या का वर्ग क्या है, यानी मतलब यह किस जगह से बोला जाता है। ठीक है। तो यह जो है हमारा तालव्य है, इसका जो है तालव्य से बोलते हैं। और रा जो है वत्सरे से बोलते हैं, और ला जो है वत्सरे से बोलते हैं, और वह जो है दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ है आप लोग देख लीजिए, यह का उच्चारण स्थान तालु है। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है
कि य का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि तालु है। फिर उसके बाद र का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंतमूल मसूड़ा है। और ला का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंतमूल मसूड़ा है। और व का उच्चारण स्थान कहाँ है, ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ यानी दंतोष्ठ, दांत और ओठ, ठीक है, के बीच में व का उच्चारण होता है। और एक नाम और है, र को हम लोग लुंठित वर्ण भी कहते हैं, अल्लाह को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, और य और व को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। अब तीसरा हमारा आता है ऊष्म संघर्षी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जिन ध्वनियों को यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में यानी जो ध्वनि हम बोल रहे हैं, बोलने में हवा जो है मुख के किसी न किसी स्थान से रगड़ खाकर निकले यानी जो गर्मी पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है हम लोग जान लेते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है, ये जो सा है, फिर षटकोण वाला सा है, फिर सा है, फिर उसके बाद हा है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है, अभी हम लोग जान लेते हैं ये किसका वर्ग और उच्चारण स्थान। ठीक है, सा का वर्ग जो है तालव्य है और उच्चारण स्थान जो है तालु है। और ये जो खा है जो हम लोग षटकोण वाला सा पढ़ते हैं, इसका वर्ग जो है मूर्धन्य है और उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। और जो ये सा है, सा का वर्ग जो होता है वत्सर होता है और उच्चारण स्थान जो होता है दंतमूल होता है। और हा जो है इसका वर्ग हो जाता है स्वर यंत्री और उच्चारण स्थान होता है स्वर यंत्र। और हम लोग का हा को जो है कभी कदार एग्जाम में पूछ लेता है कि काकल्य वर्ण कौन से हैं, तो आप लोग बताइएगा हा जो है काकल्य वर्ण है। और आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा, हा के बगल में काकल्य वर्ण जरूर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद ना हो तो इसको रट डालिए। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है किसी न किसी एग्जाम में, और इसको भी जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। रा को लुंठित वर्ण कहते हैं, ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, और या और व को अर्धस्वर कहते हैं। अब चौथा क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। देखो, संयुक्त व्यंजन जो होता है ये छा होता है और ये त्रा होता है और ये जो ज्ञा है और ये जो सरा है। ठीक है, ये जो हमारे 4 होते हैं ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। और छा को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो संधि विच्छेद में अक्सर पूछा जाता है। ये का और सा मिलकर जो होता है ये छा का निर्माण करता है। ता और प्लस रा जो है त्रा का निर्माण करता है। जा प्लस इया ज्ञा का निर्माण करता है। और सरा जो है सा प्लस रा का मिलकर निर्माण करता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। देखो, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग को उच्छिप्त वर्ग भी कहते हैं और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अगर देखो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपसे कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताइएगा जो टा वर्ग हैं वो उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो है उच्छिप्त व्यंजन को हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं वर्ण जो है ड और ढ, इनका वर्ग जो होता है मूर्धा होता है और उच्चारण स्थान भी जो मूर्धा ही होता है। ठीक है, नोट थोड़ा इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको नोट बना के हेडलाइन बना के या ऐसे काला काला किनारे से बना के इसको जरूर लिख लीजिएगा। पढ़ते हैं अब, ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। ये जो है हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन यानी जो ये है ये दोनों एक नई मतलब जल्द ही विकास हुआ है और ये संस्कृत भाषा में इसकी जो है आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। ये संस्कृत भाषा में नहीं मिलेंगे, ये हिंदी में नए मतलब निर्माण हुआ है, विकास हुआ है इनका। वर्णों का वर्गीकरण ये अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछता रहता है। चलिए आज इसको हम लोग जान के पूरा एकदम क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में।
इसको हम लोग समझेंगे कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो हमारा पहला जो है घोषत्व के आधार पर हुआ है। अब ये घोष क्या होता है, इसका अर्थ मतलब होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। ठीक है, अब ये घोषत्व के आधार पर हमको जो है दो भागों में बांटा गया है, एक अघोष व्यंजन होता है और एक सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को हम लोग घोष व्यंजन भी कहते हैं। अब चलिए जानते हैं ये अघोष व्यंजन क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और सा खा सा, ये जो होते हैं हमारे जो हैं ये अगर ये जो हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक होता है, अगर अघोष व्यंजन को आपको पहचानना हो कि ये अघोष व्यंजन है या नहीं है, तो ये जो होता है सभी वर्ग के एक दो और सा खा सा, अगर ये जहाँ भी आपको दिखे समझ जाइएगा कि ये अघोष व्यंजन है। जैसे ये का खा, ये जो हमारा का खा जो पहला और दूसरा हो गया, और टा ठा ये हमारा पहला और दूसरा हो गया, और ता था ये जो हमारा पहला दूसरा, और सा खा सा, जहाँ भी ये अक्षर दिखें तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये अघोष व्यंजन है। और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष कहते हैं। जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर यंत्र उत्पन्न होता है, जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर यंत्र उत्पन्न होता है उन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, इसे घोष व्यंजन भी कहा जाता है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे। अब जैसे हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन अंतस्था व्यंजन। ठीक है, हम इसका मतलब समझते हैं। हर वर्ग का तीसरा चौथा, यानी देखो हमारा तीसरा जैसे का खा गा घा, देखो का खा गा, गा हमारा तीसरा है ना, तीसरा, और चौथा क्या है घा, चौथा क्या है घा, और उसके बाद हमारा पांचवा क्या होता है जैसे अंगा। ठीक है, ये अंगा, ये हमारे जब ये शब्द दिखे और अंतस्था और जब हाँ भी दिखे तो वहाँ पे क्या होता है हमारा सघोष व्यंजन होता है। और ट्रिक जान लीजिए 3 4 5 अंतस्था, यानी 3 4 5 अंतस्था, जहाँ भी ये दिखे तथा आप लोग समझ जाइएगा कि ये सघोष व्यंजन है। वर्णों के वर्गीकरण में अब हमारा आता है दूसरा प्राण तत्व। अब ये प्राण तत्व काकल के आधार पर, प्राण तत्व काकल के आधार पर हमारा बांटा गया है, वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। अब इसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्राण का अर्थ हवा या सांस से है। ठीक है, प्राण तत्व का अर्थ होता है हवा या सांस। ठीक है, अब ये प्राण तत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण व्यंजन होता है और दूसरा जो होता है महाप्राण व्यंजन होता है। अब ये अल्प प्राण व्यंजन क्या है और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन ये जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। यानी ट्रिक में देख लीजिए 1 3 5 अंतस्थ। ठीक है, अब दूसरा जो होता है हमारा महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण क्या है, हर वर्ग का दूसरा चौथा ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का दूसरा चौथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब ये ट्रिक क्या है, 2 4 ऊष्म। ठीक है, ये इतना जान लीजिए। अब ये हमारा जो है सारा वर्णमाला जो है समाप्त हो गया है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाए गए हैं वर्णमाला की परिभाषा, लिपि, उसके बाद आप लोगों की वर्ण, उसके बाद वर्णों का विभाजन पढ़ाया गया है, उसके बाद स्वर की परिभाषा और स्वरों के बाद स्वरों का कितने आधार पर बांटा गया है, उसके बाद व्यंजन, अब व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है और व्यंजनों की संख्या और स्वरों की संख्या। उसके बाद हम लोगों ने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है, जिससे हमारे लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग धीरे धीरे करके नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि नोट्स के बिना पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। अगर आप लोगों ने एक बार नोट्स बना लिया है और एक बार उसको रिवीजन कर लिया है और 4 5 बार उसको जाके महीने 2 महीने में एक बार अगर देख भी लेंगे तो आप लोग
वो चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ठीक है, अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ लिए हैं तो आप लोग अगले को पढ़ा भी सकते हैं और आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आपका लिखा हुआ चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं कि हम लिखे नहीं हैं या लिखेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन ना लिखने से आपको बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप लोग लिख के, नोट बना के पढ़ाई ज़रूर करें, ठीक है? चलिए आपको लोगों को मिलते हैं नए क्लास में, जिसमें आप लोगों को हम बताएँगे वर्णमाला के क्वेश्चन, जो करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन होंगे सिर्फ हमारे वर्णमाला के अंतर्गत। वर्णमाला मतलब एग्जाम में क्या क्या पूछता है, सारा क्वेश्चन जो है हम आपको डिटेल में बताएंगे, इसलिए वो क्लास ज़रूर आप लोग लीजिएगा। मैं जल्द ही आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।